स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम विलियम ब्लेक के बारे में, जो कि रोमांटिक एज के ग्रैंडफादर बोले जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। विलियम ब्लेक का टाइम ऑफ पीरियड है 1757 टू 1827। ये है उनका टाइम ऑफ पीरियड। इनको ग्रैंडफादर ऑफ रोमांटिक एज बोला जाता है। उनके बर्थ के बात की जाए, वो उनका बर्थ होता है 28 नवंबर 1757 सोहो, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में, और इनकी डेथ होती है 12 अगस्त 1827 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगर उनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने एजुकेशन रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट से ली है, और उनकी वाइफ का नेम है कैथरीन ब्लेक, जिनसे उन्होंने शादी 1782 में की थी। नोटेबल वर्क्स की अगर बात करें, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द फोर जीरोज, जेरूसलिज्म, मिल्टन एंड दीज स्वीट इन एंशिएंट टाइम, ये इनके नोटेबल वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं बाय विलियम ब्लेक। William Blake is one of the most renowned poet in the history of English literature. English literature में उनको बहुत ही renowned poet माना जाता है। Born to the honor of the history shop on a broad street in the center of the London in 1757, William Blake developed into a toddlers of the extraordinary imagination. तो वो विलियम ब्लेक ने अपने आप को ऐसे डेवलप किया है कि यानी कि उनके जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो मतलब बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसी उन्होंने अपनी इमेजिनेशन को डेवलप किया है। देन विलियम ब्लेक वाज एन इंग्लिश पोइट। वो एक पोइट हैं, पेंटर हैं एंड प्रिंट मेकर हैं। तो लार्जली उनके अनरिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो उनको इतने रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली लाइफ टाइम में। ब्लैक इज नाउ अ कंसीडर अ सेमिनल फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री एंड विजुअल आर्ट ऑफ द रोमांटिक एज। तो उनको अब पहले तो मतलब रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली उनको लाइफ टाइम में, मगर अब उनको एक सेमिनल फिगर माना जाता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ पोइट्री में, और विजुअल आर्ट के लिए उनको रोमांटिक एज में जाना जाता है। देन 1782 में ब्लेक ने मैरिज की कैथरीन बॉचर से, एंड 1 ईयर लेटर उन्होंने पब्लिश की उनकी फर्स्ट बुक, वो जो ऑफ पोइम्स, दैट इज पोइटिकल स्केचेस, एट द इनकरेजमेंट ऑफ द रेवर्ड एंटनी स्टीफन मैथ्यू एंड हिज वाइफ। ओके, उन्होंने उनको एनकरेज किया था, इनके एंटनी स्टीफन मैथ्यू एंड उनकी वाइफ ने इनको एनकरेज किया था पोइम्स के जो फर्स्ट बुक थी उसको पब्लिश करने के लिए। कौन सी पोइम्स थी? पोइटिकल स्केचेस। ओके, देन इन 1789 ब्लेक पब्लिश्ड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। 1789 में इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द बुक ऑफ द थेल, which displayed the range of his talents. For one was a collection of short and witty rhymed stanzas, and other a lengthy epic prophetic book. This year also saw the beginning of the French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चल रही थी, बिगनिंग हो रही थी, तो उसी समय पे उन्होंने एक लेंदी इनका जो एपिक वर्क है, विलियम ब्लेक का एपिक वर्क है, वो पब्लिश करवाया, दैट इज अ प्रोफेटिक बुक। प्रोफेटिक बुक आपने याद रखना है, कैसे याद रखोगे? फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ रिलेट करके, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ रिलेट करके हम इसको याद रखेंगे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में ही हुआ, और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी इन्होंने इसी ईयर में पब्लिश किए थे। देन ऑल्दो ब्लेक वाज कंसीडर्ड मैड, तो इनको मैड बोला जाता था। ब्लेक को क्यों बोला जाता था? उनके कंटेम्प्रेरीज उनको मैड बोलते थे, फॉर हिज आइडोसिन
डेमोक्रेटिक व्यूज़, क्योंकि उनके व्यूज़ की वजह से, जैसे उनके आइडियाज़ थे, व्यूज़ थे, उनके कारण जो उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स हुए हैं वो उनको एज अ मैड नाम से जानते कहते थे. Okay, he is held in a high regarded by a literary critics for his expressiveness and creativity creativity and for the philosophical and mystical undercurrent within his work. तो कंटेम्प्रेरी तो उनको मीन्स उनका तो क्रिटिसिज्म ही किया, मगर जो उनके बाद में आने वाले क्रिटिक से थे, उन्होंने उनके जो एक्सप्रेसिवनेस है, क्रिएटिविटी, इनके फिलॉसफी थी, इनके ऊपर बहुत उन्होंने उनके वर्क के ऊपर बहुत उन पे वर्क किया. ठीक है. उन्होंने his paintings and poetry have been characterized as a part of the romantic movement and the pre-romantic as a pre-romantic. तो क्या है जी, जो उनकी पेंटिंग्स हैं और पोइट्री है वो एक करेक्टराइज्ड है, वो करेक्टराइज्ड हैं, उसको हम करेक्टराइज्ड कर सकते हैं रोमांटिक मूवमेंट के लिए और प्री रोमांटिक के लिए. तो आई थिंक ये थोड़ी सी जो बायोग्राफी है और इनके साथ रिलेटेड है, विलियम ब्लेक के साथ रिलेटेड जो भी बातें हैं आपको अच्छे समझ आ गई होंगी. अब हम बात करें इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ विलियम ब्लेक. इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक पोइट के बारे में, हर एक राइटर के बारे में. इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक की अगर बात करें तो द लैम्ब ये इट initially appeared in a songs of innocence collection. तो जो songs of innocence इन्होंने जो collection publish करवाया था poems का, उसमें ये the lamb poem है वो देखने को मिलती है, which Blake first published as a independent volume in 1789. ये जो songs of innocence है 1789, और एक और बात की थी हमने, और क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी और इन्होंने प्रोफेटिक बुक भी पब्लिश करवाई थी 1789 में. देन ये पहले तो इंडिपेंडेंटली द लैम्ब इन्होंने जो पोइम है वो पब्लिश करवाई थी. देन ही फॉलोड दैट द कलेक्शन अप इन 1794, और इसी कलेक्शन को इन्होंने फॉलो किया 1794 विद सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो फिर इसको नाम दिया गया सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो 1794 में आफ्टर 5 years. Okay. The two volumes are typically bound together today and into a single published work under the title Songs of Innocence and Experience. तो आज अगर हम देखें तो ये आज अवेलेबल हैं only under a single title, that is the Song of Innocent and Experience. पहले अलग अलग में पब्लिश करवाई गई थी, पहले किसमें 1789 में as under the name of the Songs of Innocence. Then in 1794 में Songs of Experience. Then ये अब इनको दोनों को इन्होंने इकट्ठा कर दिया, दैट आज हम देखें तो ये Songs of Innocence and Experience के अंडर ये द लैम्ब पोइम देखने को मिलेगी. Then the poems of William Blake. तो poems कौन कौन सी हैं? The William Blake was a poet. तो हमें पता ही है ये बहुत important poet हैं, great poet हैं, grandfather of romantic age हैं, who was not a very well recognized during his lifetime. वो अपने lifetime में इतने उनको ज़्यादा जाना नहीं गया, पहचाना नहीं गया. Okay, it was not until to his 60 when his work began to receive credit as leading a new literary movement in England at the time that was really triggered by William Wordsworth and Ashley Coleridge, who was both much younger than Blake and as a superior social class. तो इनके लाइफ टाइम में इनको इतनी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, मगर जब ये 60s में थे, 60 साल की उम्र थी इनकी, तब ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और एशली कॉलरिज हैं ये तब यंग एज में थे, और ये वर्ड्सवर्थ और एशली कॉलरिज हैं जो ये इनको
सुपीरियर थे और ये इनको जाना भी जाता था, ये सुपीरियर थे सोशल क्लास में भी ब्लेक के कंपैरिजन में। ओके, तो इन हिज यंगर ईयर विलियम ब्लेक्स पोइट्री वाज रिटन ऑफ एज अ lunacy by most of his contemporaries, and although he is recognized now as a grandfather of the romantic period, यानी कि इसीलिए क्योंकि चाहे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा, चाहे रोमांटिक एज हम मानते हैं, हम इनके एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के साथ ही हम मानते हैं कि रोमांटिक एरा का शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, मगर इनको ग्रैंडफादर माना जाता है रोमांटिक एज का, क्योंकि इन्हों के लिखे हुए वर्क भी हमें बहुत मिलते हैं। देन इसीलिए उनको ग्रैंडफादर ऑफ द रोमांटिक पीरियड भी कहा जाता है। ही वॉज इन फैक्ट मच ओल्डर एंड अ फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट टाइम, चाहे वो बहुत बूढ़े थे उस टाइम पे रोमांटिक एज में, और रिमूव्ड भी कर दिया गया है उनको अब इस टाइम ऑफ पीरियड से, इस रोमांटिक पीरियड से। एक इनका वर्क है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जो हमने बात की है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। ये क्या है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो पब्लिश हुआ 1789 में, जो ब्लेक इंट्रोड्यूस अ न्यू मेथड ऑफ अ प्रिंटिंग हिज ऑन बुक। तो इसमें क्या है, वो न्यू मेथड इसमें शो करते हैं प्रिंटिंग का अपनी ही बुक्स को, एंड ब्लेक वुड प्रिंटिंग हिज पोएम्स बाय हैंड। तो कैसे प्रिंट करते थे? ये अपने हैंड से प्रिंट करते थे। किसके ऊपर? कॉपर प्लेट्स के ऊपर। इलिस्ट्रेट ईच पोएम विद अ ड्राइंग। तो हर एक जो पोएम होती थी ना, उसको बहुत अच्छे से ड्राइंग करते थे, एंड देन कलर द प्रिंट बाय अ हैंड। तो उसको हाथों से ही उस जो प्रिंट है उसको कलर करते थे। पहले ड्रॉ भी खुद करते थे, कलर भी खुद करते थे। ब्लेक क्लेम्ड टू हैव रिसीव्ड दिस आइडिया फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ हिज रिसेंटली डिसीज्ड ब्रदर रॉबर्ट। तो ये वाली जो स्किल है, ये उन्होंने किससे ली है? वो अपने ब्रदर रॉबर्ट से ली थी उन्होंने। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ब्लेक्स वर्क फ्रॉम दैट पॉइंट on was a printer using this method. Blake moved to Lambeth from London in 1790. The same year he published his prose work The Marriage of the Heaven and Hell. तो विलियम ब्लेक जब ये मूव्ड हुए थे लैम्बेथ लंदन से 1790 में, तभी इसी ईयर में उन्होंने अपना प्रोज वर्क भी पब्लिश करवाया था। इनका एक ही एक प्रोज वर्क है दैट यू शुड नो एंड यू शुड रिमेंबर ऑल्सो, दैट इज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट विलियम ब्लेक। जितना भी मैंने करवाया है, जितनी मेरे पास नॉलेज थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू